और ये सब बच्चे जब अहमदाबाद सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां बाहर लिखा हुआ होता है कि आपकी एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गई है। बड़े शर्म की बात हमारे लिए ये थी कि हमें कलेक्टर साहब को बताना पड़ रहा था कि देश के अंदर ये स्थिति चल रही है, देश का नौजवान आज रोड पे लड़ाई लड़ रहा है। आज 8 दिन बाद हमारी परीक्षा है, परंतु आज मैं ज्ञापन दे पा रहे हैं। मन 8 दिन के बाद भी आप कौन जान के हमारी परीक्षा किया हो सी, बस सही हो सी को नहीं हो सी। एक चोर को अगर आप जिम्मेदारी दोगे तो वो चोरी करेगा या साहूकारी करेगा। जैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और एक प्रॉपर वे में होना चाहिए ताकि स्टूडेंट सेंटर पे जाए तो कॉन्फिडेंट वे में जाए। इन बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं सर। जब आप गलत सवाल पूछते हो तो वो जिम्मेदारी इन बच्चों की है या फिर आपकी है। और रही बात बच्चों की लाठियां मारने की, मुग्ध में खाने की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर मैंने इस कलेक्ट्रेट के ऊपर बहुत लाठियां खाई हैं। एक ऑफिसर बनता है तो वो अपने दम पे नहीं बनता साहब, उससे पहले वो किसी ना किसी टीचर से जरूर पढ़ा हुआ होता है। जो बंदा 299 लेके आ रहा है वो टॉप पोस्ट मिल रही है उसको एसोसिएशंस की, उसके 299 से 353 हो रहे हैं। मेरे थे 331, फिर भी मैं यहीं बैठा हूँ, मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिली। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में तारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ कलेक्ट्रेट परिसर झुंझुनू के अंदर, और मेरे साथ में पीछे की साइड में देख रहे हो युवा वर्ग है जो परीक्षा भर्तियां हुई सरकार के द्वारा समय समय पर आयोजित करी जाए बन की तैयारी कर रहे हैं। आज ये एसएससी परीक्षा के अंदर अनियमितता हुई बन के खिलाफ है और प्रदर्शन करना है और ज्ञापन देना कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद ही। अब जानेगा एक्चुअल में के चीज है की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले भाई बात करा। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश है। क्या की तैयारी करेंगे? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी की। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आज, क्या इकट्ठा होते सारा? जी, अभी जो लास्ट में एग्जाम्स हुई है एसएससी की, जो सिलेक्शन फेज है, वह आने वाली परीक्षाएं उनमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं दिखने को मिल रही है। जैसे हम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ सेंटर पे जाए बाद हमें पता चलता है, जैसे झुंझुनू का मैं वहाँ सेंटर पे गया तो आज आपकी परीक्षा कैंसिल हो गई है। तो ये होता है एक मतलब जाने के बाद में परीक्षा कैंसिल के मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम होने से पहले वो बाहर नोटिस चिपका देंगे कि एक तो 500-600 किलोमीटर दूर जाए हम एग्जाम देने, वहाँ जाए बाद पता चलता है आज आपकी एग्जाम कैंसिल हो चुकी है। अब ये आने वाली कोई तिथि को होगी और वो तिथि भी नहीं बताते हैं, और सेंटर भी बाद में आज दिल्ली दे दिया, अब कल को कहाँ भी दे देंगे वो। और जैसे एक मेन जो दिक्कत थी वो थी अब की बार सर्वर की। सर्वर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मतलब आप ये मानो जैसे माउस को इधर उधर हिला रहे हैं तो एकदम मतलब या तो एक क्वेश्चन के बाद लगातार 4 क्वेश्चन साथ स्किप कर जाएगा, अगला जाने में टाइम लगा देगा। ये तो एनटीए करवाओ ना, एनटीए का था। नहीं, पहले एग्जाम टीसीएस कराती थी, परंतु अब से एडिक्विटी नाम की एक संस्था है वो करवा रही है। फंड को नहीं किया, एडिक्विटी को नहीं, फंड तो सरकार देगी ना। वो टीसीएस ये जो आधे पैसे में करवा रही है, इसलिए टेंडर उसको दे दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब थर्ड पार्टी होगी वहाँ, पार्टी हो गई। डायरेक्ट नहीं। एडिक्विटी एक ऐसी संस्थान है जो एमपी में स्टेट लेवल के पेपर करवाती थी पहले। वो वहाँ पे उससे पेपर सही से नहीं करवाए गए, उसको ब्लैकलिस्ट कंपनी घोषित कर रखा है। उस कंपनी को एसएससी ने अपना टेंडर दिया है, तो वो बच्चों से कैसे एग्जाम सही करवाएगी? सही से कंडक्ट ही नहीं करवा पा रहे एग्जाम। ये बच्चों के सेंटर इतनी दूर आ रहे हैं, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है। मारपीट भी मारपीट हुई है। यूपी के अंदर वो सेंटर दिया था बच्चे का, वो वहाँ पे बाहर तो एक बुढ़ी ताई बैठी थी, उसके वहाँ पे जाके देखा था सिक्योरिटी सिस्टम एकदम, और कुछ उनका विरोध करो तो बाउंसर को बुला के मरवा रहे हैं बच्चों को। आंसर भी हाईलाइट आ रहे हैं क्वेश्चनों में। बस हमारी तो यही मांग है कि जो एडिक्विटी अभी ना बैन करो जावे, और टीसीएस हो या फिर उससे कोई अच्छो वेंडर हो तो भी ना लाए जावे, ठीक है। और अब जो स्टेनो को एग्जाम का एडमिट कार्ड आया है आज भी बाही जो समस्या एसएससी फेज 13 में थी वही वापस आ रही है। तो आगे एसएससी सीजीएल CHSL अन का एग्जाम होना बाकी है, तो बन में बाई समस्या मिल रही तो मैं कट जाऊंगा। फिर मारो अब एग्जाम में भी तो व्यतीत हो रहा है। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। आपने चाहे 1 घंटा मिले वो में 5-5-10 मिनट तो एग्जाम पूरा लैप्स हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, माउस अलग होनी, तो भी मैं 1 मिनट भी अगर मारी जाओ तो 1 मिनट के अंदर माने कम से कम 2 क्वेश्चन करा। हमें 20 सेकंड 30 सेकंड लगे तो 2 क्वेश्चन करा, तो 2 क्वेश्चन के ऊपर ही पूरी मेरिट बने, फिर वो पूरा खत्म हो जाए सिस्टम। तो बीच 4-5 दिन से बस बच्चा का यही सोच बढ़ रही है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, आगे जाके क्या होगा, आगे क्या की कर रहे हैं तैयारी भाई, समझ में परीक्षा सही परीक्षा तो अच्छे से लग जाएगा कि यही नहीं पता।
भाई तो मतलब आदमी पढ़ता टाइम पर मैं भी स्ट्रेस में रहे और लास्ट में मेरा पढ़े की हो तो एग्जाम ही करे, सोचे क्या बात है। सिलेक्शन तो दूर की बात है, एग्जाम भी अच्छे से हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। 70% आज 8 दिन बाद हमारी परीक्षा है, परंतु आज मैं ज्ञापन दे पा रहा मन 8 दिन के बाद भी कौन जान के हमारी परीक्षा किया होसी, अब सही होसी को नहीं होसी। परीक्षा तो ले ले से पर के भाई सही रंग ले पा रहे होते, इस चीज में बहुत ज्यादा अनियमितताएं कर रही है। आज यो छात्र वर्ग को धरना केवल झुंझुनू के अंदर है ये पूरा भारत में है। दिल्ली में तो 5 दिन से चल रहा है, पिछले दिल्ली में अब जैसे हमारे टीचरों को पीटा गया है, अध्यापकों को पीटा गया है वहाँ पे। जब दिल्ली में हमारे जो टीचर्स जो हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जब वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन करें तो उनको सीआरपीएफ ने और बाकी जो सशस्त्र बल थे उन्होंने उनको डिटेन कर दिया और उनको कई घंटों तक जो पुलिस की बसें थी उनके अंदर दिल्ली के अंदर घुमाया। बाद में उनको नजफगढ़ थाने में जाके उनको सभी को अरेस्ट कर दिया। अब सोचो जको टीचर आर्टिकल 19 पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ कि आदमी ने धरना प्रदर्शन करने की अनुमति है, और वही टीचर क्लास के अंदर जाके के मुंडो में पढ़ा होगा कि हाँ अनुमति है, वो खुद ही गिरफ्तार हो लियो। सोचने वाली बात है जी। हाँ भाई बोलो। हाँ ये भी है सही बात है क्या दिया? हाँ सब सही बता रही है, सब हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अभी जैसे एग्जाम का टाइम है, 8 दिन बाद सीजीएल का एग्जाम है, तो सब स्ट्रेस में, बच्चे कोई नहीं पढ़ पा रहा आराम से कि भाई क्या होगा, इनसिक्योरिटीज है सबकी माइंड में कि क्या होगा नेक्स्ट टाइम आफ्टर एडेज। तो ये है कि एग्जाम टाइम पे ये सिचुएशन चल रही है तो एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस करेगा वो पर्सन, 1 साल से तैयारी कर रहा है वो। सही बात है। अगर एग्जाम टाइम में वो सही नहीं रिवाइज करेगा, अच्छे से टाइम यूटिलाइज नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली सही नहीं होगा। तो ये मद्देनजर रखते हुए एसएससी को इन पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो जैसे टीसीएस पहले करा रही थी एग्जाम, हमारी मांग यही है जैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट सेंटर पे जाए तो कॉन्फिडेंट वे में जाए। जैसे मैंने प्रिपरेशन की 1 साल से, तो मैं कॉन्फिडेंट वे में जाऊँ। सही बात है। जैसे एग्जाम हो सी कैंसिल को नहीं हुआ और मन पूरा टाइम मिला। हाँ, जितनी मैंने प्रिपरेशन की है उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आएगा। जी, मेरा नाम राहुल है, मैं एसएससी का एस्पायरेंट हूँ। मैंने तैयारी पिछले साल चालू की थी। जो एसएससी की इरेगुलरिटीज है वो हर साल नई फॉर्म में आ रही है। 2017 में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। 2023 के अंदर क्वेश्चन गलत आ गए, उसका हाई कोर्ट के अंदर मामला अटका रह गया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट डिले हुआ। इसी कारण 2024 में भी वही सारे एस्पायरेंट वापस आ गए। 2024 के अंदर नॉर्मलाइजेशन जो मेथड है उसके ऊपर आवाज उठी, वो मामला भी कोर्ट के अंदर चला गया, वो भी लटक के रह गया। अब 2025 के अंदर नया वेंडर आया है, इसने अलग ही लेवल की एकदम इरेगुलरिटीज के साथ सामने आया है, जो कि अब मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो स्टूडेंट इस समय लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, क्योंकि उसका 13 तारीख से एग्जाम है, वो यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहा है, तो कुछ तो उनके साथ गलत हुआ है कि वो यहाँ पे बैठे हैं। तो हमारी डिमांड यही है कि जितने भी हमने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर सर को, वो उन सब पे ध्यान दिया जाए और एक बेटर भविष्य के तारा सागे पंचायती मीडिया है, जद भी थे थाना जरूरत पड़े ने आधी रात ने जरूरत पड़े खड़े रहूंगा, बिल्कुल घबराए मना। आंसर की आती है उसके बाद जैसे नंबर है ना, तो उसमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन सही है ना उसको भी कई बार गलत कर देते हैं। पहले लगता है कि सिलेक्शन हो रहा है, मतलब कोई मेथड को नहीं, कोई मतलब उनको सिद्धांत को नहीं कि वो क्वेश्चन सही है तो सही है, आ चीज बोलिए ना। ऐसा नहीं है सर, कुछ कई पर्सन सही होते हुए भी गलत कर देते हैं सर। किसी के मान लो कि नंबर बन रहे हैं 20, किसी के नंबर 20 बन रहे हैं तो उसके सीधे 80 हो जाते हैं। इसमें कोई वो फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। इसका एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सवाल है, मान लो कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक सवाल है, सपोज कि एक सवाल है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर स्पेलिंग जो है ना, प्राइम की स्पेलिंग PRIME ना करके PRME कर दिया बस, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल सवाल है, मतलब अब जिसको पता है वो तो स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देगा, वो तो बस सीधा सीधा आंसर ठीक कर देगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उसको तो नहीं पता है, वो अब इन्होंने सिस्टम क्या किया है कि उसको मार्क्स टू ऑल कर दिया। मार्क्स टू ऑल, जिसको पता था उसको भी फायदा, जिसको नहीं पता था उसको भी फायदा। अब इस कारण से मेरे मतलब बन की गलती को खामियाजा पढ़निया पिछले सीजल मेंस में इन्होंने 22 क्वेश्चन बोनस दे दिए। 22 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। 22 क्वेश्चन का मतलब है दोनों शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 11 क्वेश्चन, या 10 क्वेश्चन का मतलब है 30 नंबर। अब जो बंदा 299 लेके आ रहा है वो टॉप पोस्ट मिल रही है उसको एसोसीएसएस की, उसके 299 से 353 हो रहे हैं। मेरे थे 331, फिर भी मैं यहीं बैठा हूँ, मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिली। और जो मेरे आंसर जो आए थे, मार्क्स आए थे, 31 वाले का सिलेक्शन नहीं जो मार्क्स आए उनमें से और सीजीएल में 2 दिन हुआ था, 18 जैन 2024 को 2025 को और 20 जैन 2025 को। 18 तारीख वालों को नॉर्मलाइजेशन के अंदर एडवांटेज दिया, किसको कैसे दिया कुछ नहीं पता। और 20 तारीख वालों को नॉर्मलाइजेशन का किसी को एडवांटेज मिला, किसी को डिसएडवांटेज मिला। मेरे 328 नंबर थे, मेरे को -10 का डिसएडवांटेज मिला है। लेकिन 20 तारीख के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको
335 नंबर है, 335 नंबर है, तो भी उनके नॉर्मलाइजेशन में 20-20 नंबर बढ़ गए, कुछ नहीं पता। पहले normalization करता बरस रही है दिया। अभी 2 दिन के बाद स्टेनो का एग्जाम है। मेरे साथ में 2-3 बंदे ऐसे हैं जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। अभी उनमें से 1-2 का मैसेज आया कि भाई 2 दिन के बाद एग्जाम है और अभी तक हमारा जो सेंटर प्रेफरेंस नहीं दिया गया। बस उनका जो स्टार्टिंग में जो स्टेटस देना था वो अभी डिक्लेयर कर दिया, बाद में उनका सेंटर का कोई डिटेल नहीं दिया कि कहाँ पे होगा, कौन सा एग्जाम, मतलब कौन से सेंटर पे होगा, कहाँ पे होगा। बस उनका इतना है कि इस सिटी में होना है आपको। ये है कि लड़ाई लड़बा को ढंग से मौका दिया जाए, हार जीत तो बात की बात है, एक बार ढंग लड़ाई लड़ने को मौका दिया जाए ना। हमारा वेंडर है ना जो टीसीएस वापस करवाए, ये एडिक्यूटी है ना, ये बहुत ब्लैकलिस्ट कंपनी है, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापम घोटालों से नहीं ये ब्लैकलिस्ट कंपनी है। इन्होंने एमपी स्टेट में करके बोलो तो श्यामलन सुनाई मन तो सारे से की सुन देखिए एमपी स्टेट के अंदर इनको अलग अलग विभागों का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बुलाया गया। पटवारी के एग्जाम अलग अलग बतेरिया एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए बुलाया गया। अब सबके अंदर पेपर लीक का मामला है। हाई कोर्ट ने इस कंपनी के ब्लैकलिस्ट कंसिडर कर दिया कि हाँ ये ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन जो एसएससी का जो टेंडर आया था उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि वो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे कि उस हिसाब से हम वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। अब 5 साल के अंदर तो दिख ही रहा है साफ साफ कि एमपी पटवारी का वो लीक करा रहा है, वो कर सब दिख रहा है। सब देखने के बावजूद अगर एडिक्यूटी को लेके आ रहे हो तो फिर कहने का सिस्टम की फेलियर है ये। 6 पेपर कराए हैं आज तक। 2016 वो बजट जो कम बता रही है कि हम 220 रुपए पेपर करा देंगे। आप हमसे पैसे ज्यादा ले लो, आप 100 रुपए फीस ले लो तो 500 ले लो, लेकिन कम से कम एग्जाम तो ढंग से कराओ। और सेंटर पास में है, हमारा सेंटर पास में है, बहुत दूर सेंटर आ रहा है। कल ही एडिक्यूटी खुद भी नहीं करवाती, ये भी सब टेंडर देती है छोटी छोटी कंपनियों को ताकि वो कराए, तो और किसी को देता है तब वो और घोटाले होते हैं इसके कारण। कल स्टेनो का एक का एडमिट कार्ड आया था, टेलीग्राम पे आया था, उसने बताया था मेरी जो प्रेफरेंस थी वो अंडमान का लड़का है, उसकी पहली श्री विजयपुरम थी, दूसरी भी केरल में थी, तीसरी भी केरल में थी, उसका दिया है कटक। वहां तक पहुंचने के लिए उसको 7 दिन लगते हैं। और थोड़े दिन पहले चेयरमैन सर का आया था कि हमने ये इरेगुलरिटी इसको सुधार लिया है कि एटलीस्ट तुम्हारे सेंटर पास आएंगे। ये सेंटर पास में आ रहे हैं, स्टेटस दे दिया, उसके बाद एडमिट कार्ड भी नहीं आ रहा। और कईयों के साथ ऐसा भी है, स्टेटस दे दिया जैसे सीकर का, और उनका आ रहा है दिल्ली वगैरह, तो कैसे जाएंगे वो लोग। और उसके बाद में भी काफी इनमें वो है क्या, जैसे एक दिन में 3 पेपर होते हैं, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, तो दो का तो एक जगह दे दिया फेज वाला, और एक का 3-4 घंटे दूर दे दिया, तो वो बच्चा तीनों एग्जाम कैसे देगा। बहुत चीजें देखने वाली ही। सर सारा ठीक रहा ना, वो टीसीएस के ऊपर फोड़ रहे हैं। राम राम। पहले तो इन सभी बच्चों का जो है वो ढेर सारा आप सभी को धन्यवाद। इस मुहिम में हम सब लोग जुड़े हैं। देखो सर, ये मीडिया जो है हमारी, इसका सबसे पहला काम होता है हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस प्रॉब्लम्स को सबके सामने लेकर के आना। सारी मीडिया जितने भी हैं आपके आज तक है, जितने बड़े बड़े चैनल जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, किस किस का तो मैं नाम लूं, लेकिन अभी तक ये कवरेज जो इस देश की अभी तक सबसे बड़ी सनसनी बनी हुई है कि इन बच्चों के साथ जो है वो गलत हो रहा है। आज एक बच्चा जो बेरोजगार बैठा है, एक नौकरी के आस में यहाँ से निकलता है अपने घर से, ये आस लेकर के कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, मैं अपने परिवार को थोड़ा सा जो आगे बढ़ा सकूं, और फिर इस तरीके की बातें और एक ऐसी कंपनी को सौंपना सारी जिम्मेदारी जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है। एक ऐसी कंपनी को अगर आप सौंपोगे जिम्मेदारी, एक चोर को अगर आप जिम्मेदारी दोगे तो वो चोरी करेगा या साहूकारी करेगा जी, वो चोरी करने के सिवा कोई दूसरा काम करेगा नहीं। एक ऐसी इतनी अच्छी कंपनी जो 2016 के, मैं एक बार बोल लेता हूं सर, 2016 के प्रोटेस्ट के बाद में जिसने सबसे अच्छा एसएससी का पेपर कराया, टीसीएस, आप ऐसी कंपनी से जिम्मेदारी लेते हो और एक ऐसे चोरों को जिम्मेदारी सौंपते हो जो पहले से ब्लैकलिस्टेड है, जिन्होंने पहले से चोरी करी हुई। पेपर समय पे ना करवाया था एडिक्यूटी ने, पहले जिस बोर्ड के बारे में उसे सौंपा गया था, नया वेंडर आया और उस वेंडर में दोबारा कर दिया गया उसी कंपनी को जिस कंपनी में आप पहले से ही मात खा चुके हैं। इन बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं सर। जब आप गलत सवाल पूछते हो तो वो जिम्मेदारी इन बच्चों की है या फिर आपकी है? आप एआई का यूज करके पेपर बना दोगे, उसमें गलतियां आएंगी, उन गलतियों को सुधारने के लिए आप पैसा लोगे उन बच्चों से और दोबारा ये कहोगे कि इन पैसों से ही हम रोड बना रहे हैं। तो भाई साहब, अगर तुम इन्हीं पैसों से डेवलपमेंट करवा रहे हो, रोड बनवा रहे हो, तो 100 रुपए ऐसे दान कर देंगे ना ये बच्चे। सही बात, चंदा ले लो ना इनसे। इस तरीके से आप सवालों के नाम पर क्यों कर पा रहे हो? आप इस तरीके की बातें क्यों करते हो? आप दूसरी बात, जिस देश को बनाने में मार्गदर्शक का हाथ होता है सबसे बड़ा, जिसको राष्ट्र निर्माता बोला जाता है, ऐसे अध्यापकों के साथ आप बदसलूकी करते हो। एक ऑफिसर बनता है तो वो अपने दम पे नहीं बनता साहब, उससे पहले वो किसी ना किसी टीचर से जरूर पढ़ा हुआ होता है। वो आज जो बैठे हैं वहां दिल्ली के अंदर जहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, सेशन चल रहा था, उस सेशन के सामने वो अध्यापक इकट्ठा हुए और उन सारे अध्यापकों के साथ उन लोगों ने बदसलूकी करी। एक
टेररिस्ट की तरह उन्हें पीटा गया, एक महिला को बिना महिला कांस्टेबल की तरह पकड़ करके उसे जेल में डाल दिया गया, एक ऐसे टीचर को। ये बच्चे साहब आपको जितने भी दिख रहे हैं, ये कोई करोड़पति घर से नहीं आया है, किसी के पिताजी खेती करके अपना गुजारा चला रहे हैं, किसी के कोई छोटे मोटे नौकरी कर रहे हैं। और ये सब बच्चे जब अहमदाबाद सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां बाहर लिखा हुआ होता है कि आपकी एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गई है। क्यों भाई साहब, इतनी दूर से जो बच्चा जा रहा है, क्या वो ये बात सुनने के लिए गया है क्या सर? वहां क्या ये बात पहुंचने के लिए बोला है? वहां जब वो बच्चा पहुंच रहा है और उस बच्चे को एग्जाम दिलानी चाहिए, उसके ऊपर ये प्रेशर है कि मेरा पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा, जो तैयारी मैं कर रहा हूं उसमें मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये इतना सारा प्रेशर लेके और फिर दिमाग में बैठता है और उसका माउस जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। अगर तुम्हारे पास, अगर डिजिटल भारत की जब तुम बात करते हो और पेपर करवाने के लिए तुम्हारे पास कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा, तो फिर काहे का डिजिटल भारत साहब? ये कहेगी सरकार, मैं किसी बीजेपी का, ना किसी कांग्रेस का, ना किसी अदर पार्टी का सपोर्ट करता हूं। ये जो बच्चे यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, इन बच्चों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ इसको हाइप बनाया जा रहा है, कोई राजनीतिक मुद्दा बता रहा है, कोई और बता रहा है। भाई साहब, ये बच्चे छोटे छोटे लाइब्रेरी में बैठ करके सुबह से लेकर के शाम तक किताबों में सूखे गले से लगे रहते हैं। बच्चे गांव से आते हैं, सुबह किसी को बस नहीं मिलती। मैं देखता हूं जब रोज बच्चों को पढ़ाता हूं, सुबह 9 बजे क्लास शुरू होती है, 9:05 पे कोई बच्चा पहुंचता है, 7 बजे पहुंचता है, बोले सर बस नहीं मिली, किसी ऑटो में बैठ के आए, किसी की बाइक के आगे हाथ लगाया है, फिर ये बच्चे जो है वो क्लास में बैठते हैं आकर के। इन बच्चों के साथ ये सारी गलतियां क्यों? इनके साथ ये नाइंसाफी क्यों? इनके साथ ये नाइंसाफी क्यों? हमारी यही मांगे। मैं कुछ 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा। ये हो सके तो इसको इतना आप लोग भेजोगे ऐसी जनता के पास, ऐसी निकम्मी सरकार के पास, ऐसे निकम्मे लोगों के पास जिनको कुर्सी पे बैठा दिया गया है और इन बच्चों की उन्हें कोई चिंता नहीं। पहला पॉइंट, ये जो हमारा एडिक्विटी को ये जो पेपर सौंपा गया, इससे वापिस ये लिया जाए और वापिस टीसीएस को जरिए ये पेपर जो है वो करवाया जाए, हमारी पहली मांग। दूसरा, जिस 100 रुपए की बात आप कर रहे हो, चंदे वाली बात की डेवलपमेंट हम इससे करवा रहे हैं, तो भाई साहब ये जो पेपर के सवाल गलत बनाए हैं, ये जिम्मेदारी हमारी या इन बच्चों की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर सवाल गलत बनाए तो ये पैसे क्यों देंगे? आप भरोगे ना उसका हर्जाना। दूसरी बात, ये जो सेंटर अहमदाबाद, दिल्ली और अंडमान निकोबार तक पहुंच गए हैं, इनको पास में लेकर के आया जाए, क्योंकि इन बच्चों के पास सर किराया देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता। ये बेरोजगार हैं साला, तभी तो ये तैयारी कर रहे हैं। अगर इनके पास पैसा ही होता तो फिर क्यों जाते? आप जो ये सेंटर यहाँ इतनी दूर दे रहे हो, इस सेंटर को नजदीक ला करके करवाया जाए पेपर को। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इन बच्चों से जब बदसलूकी होती है, वहां आज प्रोटेस्ट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आज अगर ये बच्चे आए हैं तो सर ये क्या आपसे कुछ मांगने हैं? सिर्फ इतनी सी तो बात कि पेपर हमारा ढंग से करवा लिया जाए। अगर इन पे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो ये टेररिस्ट है क्या सर? इनकी इज्जत की जाए, इनके टीचर्स की रेस्पेक्ट की जाए और हर वो बेरोजगार युवा जो तैयारी कर रहा है उसके लिए आवाज उठाई जाए, ना कि ऐसी निकम्मे और नाकारा लोगों के लिए जिन्हें मालूम ही नहीं है कि पेपर को कैसे करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पॉइंट थे आपका जो भी पॉइंट थी। हाँ, अभी राहुल जी और हमारे साथ में सीपीओ का रिजल्ट है सर, सीपीओ का रिजल्ट में अभी तक देरी है। अभी मेरे पास 2-3 बच्चे ऐसे बैठे थे, मेरे ही साथी आदमी है जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ बैठा है, अभी तक वो प्रोसेस अटकी पड़ी है सर। वो प्रोसेस में 18 महीने से, हाँ 18 महीने से वो प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ रही है। साला 9 महीने में तो नया बच्चा पैदा हो जाता है, जनसंख्या रोज बढ़ रही है। क्या बात करते हो आप? 18 महीने से प्रोसेस नहीं है, 9 महीने में आप यहाँ डेली जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कब जीतेगी एसएससी, जिससे हम सब इतनी मोहब्बत करते थे? हम सब का एक सपना होता है कि एसएससी में जाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे, परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बेरोजगारी का टैग हम हटाएंगे। सही बात है, सही बात है सर। समय बहुत कम है और थाने बता दें कि एक ही जो चीज हुई, बच्चा हुई, ये राष्ट्र को निर्माण करा, और शिक्षक हो वो राष्ट्र को निर्माता हो। शिक्षक एक अच्छे ऑफिसर ने भी पढ़ा रहे, एक अच्छे डॉक्टर ने भी पढ़ा रहे है, बनकर कनो नेता भी निकली, बनकर कनो गुंडा भी निकली ही, सारी सी चीज है। राष्ट्र को निर्माण हमेशा शिक्षक करे। आज बस शिक्षका ने दिल्ली के अंदर पुलिस की बस के बाद बैठा लिए गए। तो यू पली में एक बात बोले हो, अभी अपने साथ में एनएसयूआई का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनू और बात करा। राहुल जी राम 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 सर। के थाना कलेक्टर साहब के बोले थे, देखिए हम उस जिले से आते हैं जहाँ का नौजवान देश के बॉर्डर पे खड़ा होकर देश के दुश्मनों से लड़ाई लड़ता है, और झुंझुनू जिले का युवा देश के अंदर बैठे गद्दारों से लड़ाई लड़ रहा है। आज के दिन बड़ी शर्म की बात है। कल से साथियों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि जो परीक्षार्थी होते हैं, देखो कोई भी अगर गवर्नमेंट नौकरी की कोई तैयारी करेगा तो कोई एमएलए एमपी का बेटा तो नहीं करेगा। मेरे हिसाब से कोई बड़े धनाढ़े परिवार से आने वाला तो तैयारी नहीं करेगा।
अगर किसी की माँ सुबह 50 रुपए दे के बच्चे को शाम को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भेजती है तो उसकी एक आशा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगी, तो वो आगे जाकर हमारा घर परिवार सुधारेगी, हमारी 2 पीढ़ियां सुधरेंगी। लेकिन जिस प्रकार देश की गवर्नमेंट, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा किसी पार्टी को गाली नहीं दे रहा, लेकिन अगर कोई विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रही है तो वो सरकारी गालियां खाने लायक ही हैं। अभी अंदर कलेक्टर साहब के पास हम जब मिलके आए तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इन बच्चों की मांगों को सुना जाएगा। बड़े शर्म की बात हमारे लिए ये थी कि हमें कलेक्टर साहब को बताना पड़ रहा था कि देश के अंदर ये स्थिति चल रही है, देश का नौजवान आज रोड पे लड़ाई लड़ रहा है। कलेक्टर साहब तो उनको पता लगना चाहिए कि विद्यार्थी एसएससी का मामला जब यहाँ पे लेके आया है, देश का नौजवान जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ रहा है, इनको पढ़ाने वाले शिक्षक जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और बड़े शर्म की बात तो यह है कि देश में जो विकलांग बच्चे हैं वो भी लंबी लंबी दूर यहाँ पर एग्जाम देने को जा रहे हैं। मैं तो यहाँ से आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं, आज एक सांकेतिक प्रदर्शन था। और रही बात बच्चों की लाठियां मारने की, मुकदमे खाने की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर मैंने इस कलेक्ट्रेट के ऊपर बहुत लाठियां खाई हैं और यहाँ से मेरे ऊपर बहुत मुकदमे लगी है। इन मुकदमों से हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन बच्चों की लड़ाई इन बच्चों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। अगर इनके ऊपर कोई आंच आएगी तो सबसे पहले मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगना, इन्होंने तो मेरा करियर पहले ही खराब कर दिया मुकदमे लगा लगा के। बिल्कुल मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हमारी बहन भाई यहाँ पर आए हैं, मैं तो मानता हूं कि मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए आ गए। आज के दिन बच्चों को डर लगता है सड़कों पे उतरने से। पीछे बीएसटीसी वाला मामला था, महिला आरक्षण वाला मामला था, हमने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। बच्चे जब ग्राउंड पे आज आ रहे हैं, किसान वर्ग से आने वाला विद्यार्थी, आज ये बच्चे अपना टाइम खराब नहीं करते, लाइब्रेरी के अंदर बैठ के 6-7 घंटे पढ़ते, आज ये यहाँ पर अपना समय खराब नहीं करते। हमारी साफ स्पष्ट मांग है कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेके इन बच्चों के साथ अन्याय, जो आप अन्याय कर रहे हो न्याय करो आपको, वरना इन बच्चों की, गरीब परिवार से आने वाले बच्चों की आपको हाय लगेगी। तारो क्या मानना इस चीज के मैंने छात्रा को अहित क्यों हो रहा है, के कारण के पीछे के कमजोरियां नजर आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में थे मान जरूर बताओ। मिला अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।